इस वीडियो में आप यूपी टेट 2019 प्रश्न पत्र के गणित पार्ट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप विगत वर्षों में पूछे गए यूपी टेट के सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, यदि a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी बराबर बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बराबर सी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू के, तो के का मान आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ से सबका मान के बराबर है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? देखिए ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब ये वाला पोर्शन के बराबर है, ये वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन के बराबर है, तो अगर हम लोग ए की वैल्यू निकालें तो ए को इधर पक्षांतर कर देंगे और के इसके नीचे आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी बी प्लस सी डिवाइडेड बाई के। इसी प्रकार से बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके बराबर कर देंगे, तो बी इधर पक्षांतर हो जाएगा और के इसके नीचे आ जाएगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा, सी प्लस ए डिवाइडेड बाई के। और इसी प्रकार से सी का मान क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी डिवाइडेड बाई के क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई के। अब ए धन बी धन सी को जोड़ दीजिए, ए धन बी धन सी, और सबकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। सब में एक चीज़ कॉमन आपको दिख रहा होगा, नीचे सब में 1/k है, तो 1/k मैं कॉमन ले रहा हूँ। उसके बाद से क्या बचेगा, b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। यहाँ पर देखिए b जो है वो 2 बार आया हुआ है, इसी प्रकार से c भी 2 बार आया हुआ है, a भी 2 बार आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/k और ब्रैकेट में 2a धन 2b धन 2c। अब 2 को कॉमन में बाहर ले लेता हूं तो क्या बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई के और ब्रैकेट में a धन b धन c, और यहाँ पर भी क्या था आपका a धन b धन c। ये a धन b धन c इससे कट जाएगा और k इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। यही k की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, जिसका मान 2, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कोई 3 मापों को लेकर के कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप आपको दी गई है 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। प्रश्न को आप समझिए, 4 भुजा आपको दी गई है, बोल रहा है कि कोई भी 3 भुजा को लेकर के आपको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो 2 छोटी भुजाएं होती हैं उनका योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होगी, तभी त्रिभुज संभव हो पाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए ये 2 भुजा है और एक ये भुजा है, 3 ही भुजा संभव है त्रिभुज में। तो पहले 3 भुजाओं को लेकर के अगर हम लोग देखें तो 2 छोटी भुजा कौन सी हो रही है, यही दोनों हो रही है, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.4 आ जाएगा, 5.4, जो कि बड़ी भुजा से छोटी हो रही है। 2 भुजाओं का योग बड़ी भुजा से छोटी हो रही है, जबकि प्रॉपर्टी क्या है कि बड़ी होनी चाहिए 2 भुजाओं का योग, इस वजह से इन तीनों भुजाओं को लेकर के त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब अगर इन दोनों को और इस भुजा को मैं ले रहा हूं तो कितना हो जाएगा 5.4 और ये 8.1, ये भी छोटी हो रही है 2 भुजाओं का योग, इस वजह से इन तीनों को लेकर भी त्रिभुज संभव नहीं है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब अगर मैं इसको छोड़ देता हूं और 4.2 और 5.9 को मैं जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा, आप देखिए ये आ जाएगा 10.1। 10.1 तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा हो रहा है। 2 भुजाओं का योग 4.2 और 5.9 को जब मैं जोड़ूंगा तो तीसरी भुजा से बड़ा आ जा रहा है इसका योग, इस वजह से ये इन तीनों को मिला करके त्रिभुज संभव है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या ये संभव है कि इन दोनों को जोड़ दें, 1.2 वाला और 5.9, क्या इससे बड़ी आएगी, तो इसका मान आ जाएगा आपका 7.1। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 7.1 आएगा, जो कि इससे छोटी हो रही है, इस वजह से इन तीनों को मिला करके ये मिला करके कोई त्रिभुज संभव होगा ही नहीं। तो आप सभी कंडीशन जब चेक कर लेंगे तो आपका एक ही त्रिभुज संभव हो रहा है, जो 4.2, 5.9 और 8.1 सेंटीमीटर से बनेगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज संभव है, ऑप्शन नंबर 3 एक सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। जैसे जैसे बोला हम लोग करते चल रहे हैं। देखिए, अगर मैं मान लूं कि x इसका अंश है तो हर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि अंश के दोगुने से एक अधिक है हर, तो अंश x था तो हर क्या हो जाएगा 2 गुना से एक अधिक 2x + 1। ठीक है, अंश में 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है और हर में से 3 घटाने के लिए बोल रहा है, पर 1 प्राप्त होती है। यही तो हो गया पूरा कंडीशन। अब आपसे पूछ रहा है मूल भिन्न क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2x और यहाँ से -2 बचेगा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, इसको तिर्यक जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2 और इधर हो जाएगा 2x - 2।
अब देखिए x को इधर पक्षांतर करिए तो इधर क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा और इधर 2 आएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हमने मूल भिन्न क्या माना था, मूल भिन्न हमारा क्या था, x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 था। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान रखिए तो x का मान 4 और नीचे रखेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 4/9 ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। चौथा प्रश्न पूछा गया था सरल कीजिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है और आपसे कैलकुलेशन करने के लिए बोला जा रहा है। ये आप बॉड मास रूल का यूज करके करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सबसे पहले हम लोग को बार वाले सेक्शन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर देखिए बार है, उसके बाद से छोटे कोष्ठक को, उसके बाद से मझोले कोष्ठक को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। और उसके बाद से छोटे कोष्ठक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बचा था, 6 बचा था। और 24 में 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 बचेगा, ये प्लस 4 बचेगा और यहाँ पर देखिए -8 है। -8 में +4 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। और यहाँ पूरा अभी मझोला कोष्ठक यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया पूरा। उसके बाद से यहाँ माइनस था और यहाँ पे -9 है। अब देखिए माइनस का अंदर जब आप गुणा करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -9 + 4 = कितना बचा, -5 बचा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, यदि मौसा a और 8 का 4 है और a और 8 का लौसा 24 है तो a का मान ज्ञात करिए। इसमें देखिए दो संख्या दी गई है, पहला a है, दूसरा 8 है और दोनों संख्याओं का मौसा और लौसा दिया गया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, मौसा आपको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। लौसा कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। पहली संख्या कितनी है, a है, और दूसरी संख्या कितनी है, 8 है। अब देखिए 8 त्रिक 24 और a का मान कितना आ गया, 4 तियां 12। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। छठवां प्रश्न पूछा गया था, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर दिया गया है। आयताकार खेत की बात हो रही है, यानी कुछ इस प्रकार से आपका खेत होगा आयत के फॉर्म में। ठीक है, इसका विकर्ण कितना दिया गया है, 17 दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। तथा परिमाप 46 मीटर है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। और आपने सूत्र पढ़ा होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप कितना दिया गया है, 46। इस 2 से मैं काट दो तो कितना आ जाएगा, 23। यानी l + b का मान 23 हो गया। ठीक है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, l × b पूछ रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ये वाला जो था, इसके दोनों पक्षों का मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर यानी a² यानी l² + b² + 2lb = 23 का स्क्वायर आपका 529 हो जाता है। यहां तक क्लियर। अब उसके बाद से मैंने स्क्वायर क्यों किया, देखिए यहाँ पे हमको l × b का मान निकालना था, यहाँ पे l × b आ रहा है, इसी वजह से हमने स्क्वायर किया था। अब देखिए l² + b² की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये l था, ये b था। अब इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर। तो ये इसके जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289 होता है, प्लस 2lb = 529। अब इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो 529 में से 289 घटेगा तो आपका बच जाएगा 0, 4 और ये 2 और 2lb, यहाँ से ये कटेगा तो आपका मान आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। 120 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न पूछा गया था, 2 पर घात -1 पर होल घात -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। जब इसको आप सरल करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 पर घात -1 हो गया और इस पर पूरे पर घात -1 है। घातांक का नियम आपने पढ़ा होगा कि घात के ऊपर घात होने पर दोनों घात का गुणा हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 पर घात -1 गुणे -1 यानी 2 पर घात क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का मान तो इतना ही होगा, 2 ही प्राप्त होगा। अब ये दो संख्या के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है वो आपको बताना है। 2 क्या अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है, 2 अभाज्य संख्या होती है। 2 सम संख्या भी है और 2 का गुणक भी है, जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 2 का गुणक भी है। क्या 2 विषम संख्या है, नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा A B C वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए किस में दिया गया है, A B C, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही है। नीचे से हम लोग चेक करते चलते हैं। देखिए बोला कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है, सम संख्या बोला अभाज्य नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है जो कि अभाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा दे रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल, ध्यान दीजिएगा, योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। 2 अभाज्य का योगफल बोला, एक अभाज्य संख्या अगर मैं 3 मान ले रहा हूं और दूसरा 5 मान ले रहा हूं,
तो क्या आता है 8 आता है। तो क्या ये भाज्य है या फिर अभाज्य है? ये भाज्य है, क्योंकि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। अभाज्य किसे कहते हैं? जो सिर्फ स्वयं से ही कटता है। तो ये 8 जो आ रहा है ये भाज्य संख्या है, जबकि ये क्या बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य प्राप्त होता है, जो कि गलत है, क्योंकि भाज्य भी प्राप्त हो सकता है। अगला पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, जो कि ऑप्शन गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगला पूछा जा रहा है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। देखिए अगर मैं 9 लूं तो ये विषम संख्या है, ये 3 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। 9वां प्रश्न पूछा गया था एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? देख लीजिए, बहुभुज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी कितने भी भुजा का वो आकृति हो, जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ। देखिए 3 3 6, ये 6 भुजाओं का बहुभुज है। यहाँ पर जो अंतःकोण को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो कोण होता है इसे अंतःकोण बोलते हैं, और ये जो कोण होता है इसे बाह्य कोण बोलते हैं। किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का योग सदैव 180 अंश होता है। अगर मैं अंतः को इंटरनल मान लूँ और बाह्य को एक्सटर्नल मान लूँ तो क्या हो जाएगा? I + E = 180 अंश। और प्रश्न में क्या दिया गया है? अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर आपको दिया गया है, यानी कि I - E = 60 अंश दिया गया है। अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 240, और ये इससे कट जाएगा और 2I आ जाएगा। I का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 120 अंश। यानी कि ये जब 120 अंश हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 60 अंश का हो जाएगा। बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश का। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि बहुभुज में भुजाओं की जो संख्या होती है वो होती है 360 डिवाइडेड बाई प्रत्येक बहिष्कोण। प्रत्येक बहिष्कोण, यहाँ पे बाह्य कोण का मान कितना आया है? 60 अंश आया है। इसे जब आप काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? ऑप्शन नंबर 1 6 भुजा सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न पूछा गया था एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, तो एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। अगर प्रश्न यही पूछा जाता कि एक सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तब उत्तर आपका 2 होता। लेकिन सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या पूछी जा रही है, इस वजह से आपका उत्तर अनंत होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। 11वां प्रश्न पूछा गया था एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो जिस भी आकृति के प्रिज्म में शीर्ष की संख्या पूछी जाए, जैसे यहाँ पर देखिए त्रिभुज का पूछा जा रहा है। त्रिभुज में अगर शीर्ष की बात की जाए तो कितने होते हैं? 1 2 3। तो त्रिभुज में पूछा जा रहा है, त्रिभुज के प्रिज्म में तो जितने शीर्ष होंगे उससे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर 3 शीर्ष है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो त्रिभुज के प्रिज्म में शीर्षों की संख्या आ जाएगी, जो कि उत्तर 6 होगा। यही आपसे मान लीजिए कि आपसे एक पूछा गया था त्रिभुजाकार की जगह पे आयताकार दिया गया था, ठीक है? तो इसमें शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 होती है। तो 4 गुणे 2 कर देंगे तो 8 हो जाता। इसी प्रकार से अगर पंचभुज दिया गया रहता या फिर षटभुज दिया गया रहता तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका षटभुज। तो इसमें शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसमें इसके प्रिज्म में, षटभुज के प्रिज्म में कुल शीर्षों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 गुणे 2 यानी कि 12 हो जाती। प्रश्न में आपसे त्रिभुज के बारे में पूछा गया था, मतलब जो भी आकृति दी गई रहे उस आकृति में जितने शीर्ष होते हैं उसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस आकृति के प्रिज्म में शीर्षों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। 12वां प्रश्न पूछा गया था 10 के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे तो हम लोग ये निकाल लें कि एक केला खरीदने में वो कितने रुपए खर्च कर रहा है और एक केला वो कितने रुपए में बेच रहा है। तो जितने का हानि होगा उसका हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। जैसे कि देखिए 10 रुपए में 6 केले बेच रहा है, ठीक है? 10 रुपए में 6 केले बेच रहा है तो एक केले का दाम क्या हो जाएगा? एक केले का दाम 10/6 हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे 2 से तो 5/3 आ जाएगा। ये क्या है? क्रय मूल्य है, ठीक है? विक्रय क्या कर रहा है? 6 रुपए में 4 केले बेच रहा है तो एक केले का दाम क्या हो जाएगा? 6/4, यानी 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2। ये क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। अब प्रतिशत हानि पूछा जा रहा है। प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं हम लोग? तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि विक्रय माइनस क्रय डिवाइडेड बाई क्रय इंटू 100। तो यहाँ से करिए 3/2 माइनस 5/3 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य कितना था? 5/3
गुणे 100। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 एलसीएम होने के बाद से इस यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे -10 हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, माइनस आपको नहीं कंसीडर करना। माइनस बस ये दिखाता है कि लॉस हो रहा है। अगर पॉजिटिव आता है तो यानी लाभ होता है और माइनस आ रहा है यानी कि लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो माइनस से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका बच जाएगा 1/6 और नीचे क्या है 5/3 और ये गुणे 100 है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा और ये 5 का यहाँ गुणा हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 3 बटे नीचे क्या हो जाएगा 30, यानी कि 1/10। तो ओवरऑल आपका जाएगा 10/10, इससे ये कट जाएगा, तो यानी कि 10% आपका हानि होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब अगर आप ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे, यहाँ पर रुपया दिया गया है और यहाँ पर केला दिया गया है, ठीक है। पहला दिया गया 10 रुपये में 6 केले खरीदता है और 6 रुपये में 4 केले बेच देता है। तो यहाँ पर क्रय निकालने के लिए आपको सिंपली तिर्यक गुणा कर देना है इसमें। तो क्रय क्या हो जाएगा 40 और विक्रय निकालने के लिए इसमें तिर्यक गुणा कर देना है। तो विक्रय क्या हो जाएगा 36 होगा। अब देखिए 40 में खरीद रहा है, 36 में बेच रहा है, तो हानि कितने का हुआ 4 का। और किस पर हम लोग निकालते हैं, क्रय पर निकालते हैं। तो बटे 40 गुणे 100 कर देंगे, तो ये इससे 10 बार में जाएगा और ये इससे कट करके 10% आ जाएगा। वहीं 13वां प्रश्न पूछा गया था, रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही है। 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा। देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो जब 1 ग्राम में किलोग्राम पूछा जा रहा है तो ये 1/1000 हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए 1000 को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर -3 लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जब 1 में 1000 से भाग देंगे तो 0.001 आएगा। यहाँ पर 3 जीरो नहीं बल्कि 2 जीरो होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम नहीं होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ए और बी वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न पूछा गया था, संख्या 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत रूप में लिखिए। आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए उस संख्या में हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या आपको क्या दिया गया है 0.01 का होल स्क्वायर, इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। का स्क्वायर है इसलिए 1/100 और मैं लिख दे रहा हूँ, गुणे 100 है। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, तो 1/100 ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रतिशत में। 1/100 ये प्रतिशत होगा, ठीक है। तो 1/100% यहाँ तो दिया गया, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर भी 1/100 दिया गया, लेकिन ये प्रतिशत नहीं लगा, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद से देखिए कह रहा है 1%, ये भी ऑप्शन गलत है। अब 1/100 को हम लोग 0.01% लिख सकते हैं, इस वजह से ये ऑप्शन सही है। तो पहला और चौथा यानी ए और डी ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। 14वें का चौथा ऑप्शन सही उत्तर है। 15वां प्रश्न पूछा गया था, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 दिया गया। मान लीजिए दो संख्या मैं मान रहा हूँ x और y, तो इनका अंतर कितना दिया गया है x - y = 5 दिया गया है। अब इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन सी संख्या बड़ी है, इस वजह से x - y भी 5 हो सकता है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि y वाली संख्या बड़ी हो तो y - x का मान भी 5 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। और उनका गुणनफल बोला जा रहा है कि 36 है, x y बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, पहली संख्या x थी तो इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा x हो जाएगा, और दूसरी संख्या y थी तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा x y हो जाएगा, यहाँ पर y - x हो जाएगा। y - x का मान आपको 5 दिया गया है और x/y का मान 36 दिया गया है। यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5/36। 16वां प्रश्न पूछा गया था, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x + y + xy / 100 = 0। चूंकि यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी परिवर्तन ना हो, उसका क्षेत्रफल ना बदले, इस वजह से मैंने 0 लिख दिया, ठीक है, अंत में। अब देखिए अगर यहाँ पर दोनों वृद्धि होती है तो पॉजिटिव दोनों लेते हैं, लेकिन अगर एक कमी हो रही है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कमी बोला जा रहा है, तो एक को आपको माइनस लेना पड़ेगा। अब अगर x को हम लोग वृद्धि मान लें तो वृद्धि कितने % हो रही है 60%, प्लस y चूंकि यहाँ पर कमी दिया गया, इस वजह से मैं यहाँ पर माइनस लेकर के चलूँगा, ठीक है, -y, और उसके बाद से प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 60 और y / 100 = 0। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए
यहाँ से अगर इन दोनों को मैं इधर पक्षांतर कर दूं और y को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, 60 बराबर आगे जाकर के y कॉमन हो जाएगा और यहाँ से y कॉमन होगा और यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 60/100 हो जाएगा। जब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 60 यानी कि 160 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। चूँकि y का मान हम लोग को निकालना था, ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा और इसको आप लोग देखिए 2 से काट देंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा। उसके बाद से ये देखिए 300 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग 4 से काटे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20। अब 75/2 इसको जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 37.5%। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। 17वां प्रश्न पूछा गया था, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। यहाँ पर देखिए कह रहा है घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, a³ होता है। उसकी भुजाओं की लंबाई, अब भुजा हमने चूंकि a माना था तो भुजाओं की लंबाई, चूंकि घन में आप जानते होंगे, मान लीजिए ये घन है, देखिए तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार से घन होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो कह रहा है कि उसकी भुजाओं की लंबाई कुल कितनी भुजा होगी, 1 2 3 4, फिर इधर देखिए 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11 और ये वाला मिला करके 12, कुल 12 भुजाएं होंगी। तो 12 a के बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसमें की भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होगा। अब एक भुजा की लंबाई a है, चूंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सभी भुजाओं का योग आ जाएगा, भुजाओं की लंबाई का योग आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक a से एक a कट जाएगा यानी कि a² बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की वर्ग इकाई क्या होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो पूरा एक पृष्ठ बनेगा, जैसे अभी आप जिस घर में कमरे में बैठे होंगे उस कमरे को देखिए, कमरे का जो छत है और कमरे का जो फर्श है ये अलग अलग एक पृष्ठ हो गया। उसके बाद से 4 दीवारों को मिला दीजिए यानी कि एक कमरे में यानी एक घन में कुल 6 पृष्ठ बनते हैं। और चूंकि ये घन है तो यहाँ पर जो ये बनेगा पृष्ठ बनेगा वो वर्ग बनेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें a² पता हो गया। अब कुल 6 पृष्ठ हैं तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सिंपली 6 से गुणा कर देना होगा, यानी कि 12×6 72 यहाँ पे वर्ग इकाई इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। 18वां प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये था। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10% और 15% बढ़ करके 2018 के वेतन तक पहुंच गया। मतलब कि देखिए 2016 में जो उसका वेतन था 2017 में 10% वृद्धि हुआ और 2017 से 2018 में 15% उसके वेतन में वृद्धि हुआ। तो पूछ रहा है कि 2016 में उसका वेतन कितना था। मान लेते हैं कि उसका वेतन 2016 में 100 रुपया था, ठीक है, तो 2017 में 10% बढ़ा। चूंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो वेतन था उसका 10% निकाल करके फिर से वेतन में जोड़ते हैं, उसी को हम लोग शॉर्टकट करते हैं और 10% जोड़ने को, चूंकि टोटल ये 100 को ही इंडिकेट कर रहा है तो 10% उसमें जोड़ना है, यानी 100 प्लस 10% यानी कितना हो जाएगा 110%। और चूंकि प्रतिशत है तो इस वजह से नीचे मैं 100 से भाग दे देता हूँ, ठीक है। फिर 2017 में 15% बढ़ा। इसी प्रकार से कुल 100% को डिनोट करता है, 15 उसमें जोड़ देंगे तो यानी कि 115%, और प्रतिशत है इस वजह से मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2018 में कितना हो गया था, 1,26,500। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इससे इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, और 11 से इसको मैं काटता हूँ तो 11 कम 11, फिर 11 कम 11, 11 पचे 55 और ये 00। यहाँ तक क्लियर। 155 से 115 से 115 इसको काटेंगे तो ये 100 बार में जाएगा। और यहाँ से देखिए ये 2 0 और एक ये 1 0, 3 0 और आगे इसके लगाने हैं, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 100 यहाँ पर पहले से है और 3 0 और लग जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपया वर्ष 2016 में उसका वेतन था। 18 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। 19वां प्रश्न पूछा गया था, दो संख्याओं का मौसा 6 और लौसा 432 है, तो यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जिसे मैं x मान ले रहा हूँ। अब देखिए 6 8 48 और ये 8 से काटे 8 5 40 और 8 चौक 32,
यानी कि 54 आपका दूसरी संख्या हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। 20वां प्रश्न पूछा गया था, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि 16 तारीख को शुक्रवार है, उसके बाद से 17, 18, 19 और 20 ये शुक्रवार था, तो ये शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 20 ऑप्शन लगा करके चले आएंगे और ये उत्तर गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको नहीं करना होता है। देखिए ये नियम तब फॉलो होता है जब जिस तरीके से हम लोग मानते हैं कि सप्ताह का दिन अगर महीने का पहला दिन होगा तब ये नियम फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि कंडीशंस अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि वो महीना गुरुवार से शुरू हुआ, हो सकता है वो महीना शुक्रवार से शुरू हुआ, तो वो सभी कंडीशंस बदलते जाएंगे। इस वजह से इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पहली तारीख को कौन सा दिन था वो निकालना पड़ता है। देखिए अगर मैं ये बताऊं कि पहली तारीख को जो दिन पड़ेगा वही दिन आपका 8वीं तारीख को पड़ेगा और वही दिन आपका 15वीं तारीख को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। जैसे कि आज मान लीजिए रविवार है उदाहरण के तौर पर, तो अगले 7 दिन बाद फिर वही रिपीट होगा, फिर उसके अगले 7 दिन बाद फिर रविवार आएगा। इसी वजह से एक तारीख में मैंने 7 जोड़ दिया तो 8 आ गया, 8 में फिर 7 जोड़ दिया तो 15 आ गया, 15 में फिर 7 जोड़ दिया तो 22 आ गया। यानी कि ये फिक्स है कि जो 1 तारीख का दिन होगा वहीं 8 तारीख का दिन होगा, वहीं 15 तारीख का दिन होगा, वहीं 22 तारीख का दिन होगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि 16वीं तारीख को शुक्रवार था, 16 को जब शुक्रवार था तो 15 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसी को हम लोग गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक है, गुरुवार हो जाएगा 15 को। अब 15 को जब गुरुवार हो गया तो 1 को भी तो गुरुवार होगा, 1 को क्या हो गया, गुरुवार हो गया। अब 1 को जब गुरुवार हो गया तो उसके बाद से देखिए पहला मंगलवार कब पड़ रहा है। पहला मंगलवार देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहला को बृहस्पतिवार हो गया, गुरुवार, उसके बाद से बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। पहला मंगलवार उस महीने में 6 तारीख को पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? पहला मंगलवार 6 तारीख को पड़ेगा। और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चौथा मंगलवार, एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। पहला मंगलवार 6 तारीख को पड़ रहा है प्लस चौथा मंगलवार की बात कर रहा है, यानी चौथे सप्ताह में पड़ेगा, तो 3 गुणे 7 हो जाएगा। क्यों मैंने 3 गुणे 7 किया? क्योंकि पहले सप्ताह का मंगलवार तो 6 तारीख को पड़ गया, अब चौथा मंगलवार चौथे सप्ताह में पड़ेगा। एक सप्ताह यहाँ तक हो गया और 3 सप्ताह बचा, 3 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 3 गुणे 7 मैंने कर दिया, तो 6 प्लस 7 तारीख 21, यानी कि 27 तारीख आ जाएगा। यानी कि 27 तारीख को चौथा मंगलवार उस महीने में पड़ेगा। इस तरीके से आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। 20वें का ऑप्शन नंबर 1 27 सही उत्तर है। 21वां प्रश्न पूछा गया था, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या हो गया कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कोई भी दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के कोई भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। ये देखिए ये त्रिक नहीं बनेगा, ऑप्शन गलत। ये त्रिक बनेगा, ये ऑप्शन सही है। ये भी त्रिक बनेगा लेकिन ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 6 है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया है। ये त्रिक नहीं बनेगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 21वें का सही उत्तर है। 22वां प्रश्न पूछा गया था, जेड का मान ज्ञात करो यदि संख्या 417 Z8 9 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो यही नियम हम लोग अपनाएंगे। सभी संख्याओं को जोड़िए, देखिए क्या हो जाएगा, 4 1 5, 5 7 12, 12 8 20, 20 प्लस जेड आ रहा है। अब जेड का मान हम लोग इस संख्या में से क्या रखें कि वो संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अगर जेड का मान हम लोग 7 रख देते हैं तो 27 हो जाएगा, यानी 9 से विभाजित हो जाएगी। ये ऑप्शन सही है। और सभी ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं। 6 रखने पर 26 हो जाएगा, जो 9 से नहीं कटेगा, ऑप्शन गलत। 3 रखने पर 23 होगा, 9 से नहीं कटेगा, ऑप्शन गलत। 9 रखने पर 29 होगा, 9 से नहीं कटेगा, ऑप्शन गलत। यानी कि 22वें का ऑप्शन नंबर 1 7 सही उत्तर है। 23वां प्रश्न पूछा गया था, 2160 बराबर 2 पर घात a गुणे 3 पर घात b गुणे 5 पर घात c हो तो 3 पर घात a गुणे 2 पर घात माइनस b गुणे 5 पर घात माइनस c का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम लोग को a b c का मान पता चल जाए तो फिर इसमें रख करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसका आपको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करते हैं। देखिए 2160 का अगर मैं 2 से भाग दे देता हूँ तो कितना बार में जाएगा, ये 10 हो जाएगा और उसके बाद से 8
80 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 540 हो जाएगा। उसके बाद से फिर 2 से भाग देंगे तो ये 270 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 पचे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 3 से करिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से करिए तो 15 तियाँ 45। फिर 3 से करिए तो 5 और ये 5 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 पर कितना गुणा हो रहा है, 2 पर घात 4 हो रहा है, यानी ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ए का मान 4 आ गया तो इसमें रखिए 3 पर घात 4 हो जाएगा। 3 पर घात 4 गुणे 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अब इसमें देखिए 3 यानी बी का मान 3 हो गया। अब यहाँ पर 2 पर घात -3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी का मान 3 आया था। गुणे 5 कितनी बार आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी सी का मान 1 हो जाएगा, यानी 5 पर घात -1 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 डिवाइडेड बाई, ये माइनस में घाता, इस वजह से मैं नीचे लिख रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, और ये भी नीचे आ जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, यानी क्या हो जाएगा 81। और ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 81/40 ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। 24वां प्रश्न दिया गया, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये एक आकृति दी गई है और यहाँ पर x है, इसी का मान हम लोग को निकालना है। अगर सबको आप कंपेरिजन करें तो ये देखिए 2 और इसके सामने 8 है, यानी 2 का क्यूब है। ये 3 है, ये 3 का क्यूब 27 है। ये 1 है, 4 है, 4 का क्यूब 64 है। तो इसी प्रकार से 1 है तो इसका भी तो क्यूब होगा, तो x का मान 1 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब बराबर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 1 सही उत्तर होगा। 25वां प्रश्न पूछा गया था, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है किसी सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है उसे उसका बहुलक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कि ये कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र द्वारा बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, जो कि गलत है, क्योंकि संचयी बारंबारता वो होता है जैसे कि कई बारंबारताएं दी गई रहे तो सबको जोड़ते जाते हैं, तो उसे आइडेंटिफाई थोड़ी हो पाएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी संचयी बारंबारता दूसरे में दिया गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा दिया गया है आयत चित्र द्वारा, जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर वर्ष में अगर कोई प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड का कितनी संख्या में बिका है, इसको हम लोग आयत चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे वर्ष 2020 का अगर मैं कहूँ कि ये एक प्रोडक्ट ए है, दूसरा ये प्रोडक्ट बी है, ये प्रोडक्ट सी है और ये प्रोडक्ट डी है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये आयत चित्र हो गया और आयत चित्र के माध्यम से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आया होगा वही तो बहुलक होता है। तो ये आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है किसी भी बंटन का बहुलक। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आवृत्ति बहुभुज द्वारा भी ऑप्शन गलत है। तो 25वें का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। 26वां प्रश्न पूछा गया था कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है x + y + xy डिवाइडेड बाई 100, वही यूज करेंगे पहले इन दोनों के बीच में, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इस तीसरे वाले में यूज करेंगे। देखिए घटाने पर हम लोग माइनस का यूज करते हैं, तो -10 -20 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 10 × 20 यानी 200/100 यानी कि +2 आ जाएगा। तो कितना परिवर्तन हो गया, देखिए -30 हो जाएगा और +2 यानी कि -28%। -28% इन दोनों को लेकर के अभी आया है। अब तीसरे को लेकर के हम लोग निकालें तो देखिए -28 और ये क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी प्लस लेंगे। उसके बाद से फिर माइनस हो जाएगा दोनों का गुणा करने पे, और ये देखिए 5/40 के 0, हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14 डिवाइडेड बाई 100, तो ये इससे कट जाएगा और ये बचेगा, ये कितना हो जाएगा 23 और माइनस में 1.4, तो क्या हो जाएगा 24.4 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। 27वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या कब आएगी, जैसे मान लीजिए ये फर्श है, क्या बोल रहा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, इस पूरे को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई कितना दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी 902 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई। अब कुछ टाइल इस प्रकार से होगा, इसी प्रकार से टाइल होगा,
ये मान लीजिए टाइल है और इसी प्रकार से वर्गाकार टाइल पूरे फर्श पर लगेगी। तो इसी टाइल की संख्या पूछी जा रही है कि कितनी न्यूनतम संख्या हो सकती है, न्यूनतम निकाला जा रहा है। इस वजह से ये जरूरी है कि ये जो टाइल की संख्या होगी ये वो बड़ी से बड़ी टाइल की संख्या होगी। बड़ी से बड़ी कहने का मतलब कि चूंकि वर्गाकार है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही टाइल न्यूनतम लगेगा। तो बड़ी से बड़ी जब भी कहीं कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पर हम लोग मौसा निकालते हैं। तो इसका लंबाई का और चौड़ाई का जो मौसा होगा वही इस टाइल की भुजा होगी। चूंकि जो टाइल है वो वर्गाकार है, यानी जो उसका लंबाई होगा उतना ही उसका चौड़ाई होगा। इन दोनों का मौसा हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि देखिए टाइल को ना तो आपको काटना है ना तो तोड़ना है। तो जो इसका लंबाई है और जो चौड़ाई है, जो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं को काटेगी वही तो उसका भुजा हो सकता है। और जो बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्याओं को काटते हैं उसी को मौसा बोलते हैं। तो इन दोनों का जब आप मौसा निकालेंगे तो मौसा आ जाएगा 41, और जो ये 41 आएगा यही इस वर्ग की यानी इस टाइल की एक भुजा की माप होगी। अब क्या कहा जा रहा है कि एक भुजा की माप तो हमें मिल गई, ठीक है, एक भुजा की माप हमें मिल गई। अब अगर इस पूरे क्षेत्रफल में, इस फर्श के पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दें तो कुल टाइल की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसका पूरा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 15 17 गुणे 902 डिवाइडेड बाई 41 गुणे 41। क्यों मैंने 41 किया? क्योंकि ये वर्ग था, टाइल वर्ग था और ये आयत था, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, फिर बचा 8, फिर बच गया 82, तो फिर 2 बार में चला जाएगा। 1517 को जब 41 से काटेंगे तो 37 बार में जाएगा। अब 37 गुणे 22 हो गया, 37 में 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 814 टाइल। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। 28वां प्रश्न पूछा गया था 2153 पर घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए इस पूरी संख्या से हमें कोई मतलब ही नहीं होता है, जो इकाई पर अंक होता है उसी को लेकर के हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 पर घात 167 हो गया। अब जो घात दिया गया रहता है इसमें हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो शेषफल बचता है वही शेषफल इस पर आधार पर रख करके और कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इकाई के अंक पर क्या आएगा। 167 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 चौके 16। देखिए 167 में 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 चौके 16, ये कट जाएगा, फिर 7 उतरेगा, फिर 4 एकम 4, फिर यहाँ से 3 शेषफल बच जाएगा। तो शेषफल क्या बचा? 3 बचा। तो यहीं आधार पर घात 3 लगा देंगे। अब 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, यानी कि 27 संख्या आ जाएगा और इसका इकाई का अंक क्या है? 7 है। तो ऑप्शन नंबर 1 7 सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न पूछा गया था यदि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगा? मैं मान लेता हूँ कि मूल भिन्न x/y था। अब क्या कह रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दिया जाए। पहले 100% था, फिर 20% बढ़ा दिया तो 120% हो गया। बटे 100 लिखें या फिर ना लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? आगे समझेंगे आप। y को जो हर है उसको 25% बढ़ा रहा है। पहले 100% था, फिर 25% बढ़ा दिया, यानी 125 हो गया। अब ऊपर भी बटे 100 लिखते, नीचे भी बटे 100 लिखते, वो आपस में कट जाता है, इस वजह से कोई मतलब नहीं होता लिखने का। ठीक है, अब इसके बाद से जो भिन्न है वो 3/5 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे मैं इसको काट देता हूं तो कितनी बार में जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 25। इससे इसको काट देता हूं तो ये 40 बार में जाएगा। यहां तक क्लियर। अब x/y का मान कितना आ जाएगा? ये इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा। अब 5 से फिर काट दीजिए तो 5 या 25, 5 वाटे 40, 5/8 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया सही होगा। 30वां प्रश्न पूछा गया था 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो भी डिजिट संख्या आपको दी गई रहती है सभी पूरे संख्या में आपको भाग नहीं देना, लास्ट के 3 संख्याओं में आपको भाग देना होता है। लास्ट के 3 संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब देखिए ये 8 से भाग चला जाएगा तो ये 8 से भाज्य होगा। ये 8 से चला जाएगा क्या? देखिए 8 दूनी 16 और 6 शेष बचा, नहीं जाएगा तो ये कट जाएगा कि 8 एकम 8 बचा 4, 8 छक 48, ये चला जाएगा। उसके बाद से देखिए ये चला जाएगा 8 एकम 8, फिर 4 बचेगा और 44 हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये पहला और तीसरा ऑप्शन सही होगा जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट 2019 के गणित का प्रश्न पत्र पूरा आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही प्रीवियस ईयर यूपी टेट के पेपर को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।